हेलो नमस्कार साथियों, साइंस करियर लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे डेयरी साइंस के पार्ट नंबर सेकंड के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कवर अप की, जैसे दूध के टेस्ट थे, उन दूध के टेस्ट के बारे में, जैसे वही वसा का परीक्षण कैसे करते हैं या फिर दूध में पानी मिलाते हैं तो उसका टेस्ट कैसे करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन कुछ जैसे दूध में प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद में दूध के कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं या फिर दूध में अगर हम मिलावट करते हैं तो उनका कैसे पता लगाते हैं, उनके बारे में कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। सो एनिमल हस्बेंड्री का ये लास्ट क्लास समझो, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी तक 15 क्लास हुई है और सही लगे तो 7-8 दिन में एनिमल हस्बेंड्री का आराम से सिलेबस कवर कर सकते हैं और फिर से रेगुलर अब 1 तारीख से आपका एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बायोलॉजी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आपकी केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर सब क्लासें 1 तारीख की आपके रेगुलर। आपको एक ऑफर दिया जा रहा है कि साइंस करियर लाइन के यूट्यूब चैनल पर आपको सब फ्री क्लासें अवेलेबल करवाई जा रही है। हम हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपको क्या करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर भी क्या करो, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं। अगर आपका अच्छा सपोर्ट बना रहे तो आपको भी बेनिफिट है और हम भी आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, ठीक है। अगर कोई आपका रेस्पॉन्स मिलता है तो हमें भी कुछ एनर्जी मिलती है और हम भी सोचते हैं यार आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके कहने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ये आप खुद को सोचना चाहिए कि यार अगला बंदा आपके लिए कुछ कर रहा है फ्री में, तो आप ये इन चीज़ों में आपको पैसे नहीं जाते, ठीक है। वो अलग बात है, किसी के पैसे देने होते हैं तो अलग बात, ठीक है। लेकिन जो भी छोड़ो, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। जितने भी जो पढ़ने वाले हैं वो रेगुलर क्लासों को अटेंड किया करो, सबसे बड़ी बात है। बाकी हमें कोई मतलब नहीं है कितने व्यू आते हैं, कितने लाइक आते हैं, कितने शेयर करते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें मतलब है जो जितने अगर 10 स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से मेहनत करते रहो। हमारा अगर 10 स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होता हम रियली प्राउड होगा, ठीक है। अच्छे से आप प्रिपरेशन करते रहो। कोई डाउट हो तो हमके साथ में हम शेयर किया करो। काफ़ी स्टूडेंट है जो शेयर करते हैं। और भी किसी की प्रॉब्लम आए तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो आईसीआर एग्जाम के बारे में तो आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे मैं एक दिन लाइव सेशन लेने वाला हूं तो आपको मैं उसके बारे में बता दे रहा हूं कि हम बहुत ही जल्दी एक ऐसा लाइव सेशन रखेंगे जिसमें आप में सारे डाउट आपके हैं वो आईसीआर एग्जाम से रिलेटेड वो अपने पास रखें। और बहुत सारे स्टूडेंट जो आईसीआर की प्रिपरेशन करते हैं, जेईटी की, जो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, उनको भी वो बता देना कि लाइव सेशन जरूर अटेंड करें, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा लाइव सेशन कब रखेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे और मेरे जवाब होंगे, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास करते हैं। डेयरी साइंस का पार्ट नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट अब तक आपने नहीं देखा तो आराम से देख लेना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेयरी साइंस में हमें पढ़ना क्या है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। हम पढ़ेंगे कि दूध होता क्या है। भाई डेयरी साइंस स्टार्ट कर दिया। डेयरी में देखो सबसे बड़ी बात है कि डेयरी में हम पढ़ रहे हैं कि दूध से कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, दूध किससे प्राप्त होता है, दूध के भौतिक गुण क्या है, दूध के रासायनिक गुण क्या है, दूध में अम्लता कितनी, जितने भी दूध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th एग्रीकल्चर से है तो उनके केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला चैप्टर है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम देखेंगे दूध क्या है, व्हाट इज मिल्क। मिल्क देखो एक या एक से अधिक अच्छी तरीके से पोषित एवं रक्षित पशु के आयन का स्वच्छ ताजा स्त्राव, जिसमें पशु के ब्याने के 15 दिन पूर्व में 5 से 7 दिन तक के स्त्राव को सम्मिलित नहीं किया जाता। देखो ये बात समझो, अगर कोई पशु ब्याता है ना तो 5 से 7 दिन तक या 10-15 दिन तक आप मान लो कि वो दूध नहीं माना जाता है। या तो आप पशु को लास्ट के टाइम में दूध निकालते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे पानी के टाइम में आप लोग दिखाई देगा, वो दूध नहीं मान सकते क्योंकि दूध फटने लग जाता है, फिर हमें भी जोड़ना दूध छोड़ देते। और सबसे पहले जब दूध निकालते हैं तो खीस दूध से आता है, ठीक है। तो खीस क्या होता है, जो म्याऊट के रूप में हम मानते हैं ना, दूध फटने लग जाता है तो उसे ही खीस कहते हैं। यानी कि जब पशु ब्याता है तो ब्याने के 10-15 दिन बाद में दूध निकलता है तो उनमें जो कुछ न्यूट्रिएंट की मात्रा अधिक होने के कारण दूध फटने लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, खीस है। और खीस है वो मोस्टली बछड़े को पिलाना चाहिए क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होता है। तो आप समझो कि दूध एक पोषित एक से अधिक रक्षित पशु के आयन से स्वच्छ व ताजा स्त्राव। पोषित एक से अधिक कैसे पोषित, जैसे कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो दूध से आपको प्रोटीन मिलता है, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये चीज़ें दूध से मिलती है, एक से अधिक
मतलब एक से अधिक पोषित एवं रक्षित पशु के अन्न से स्वच्छ ताजा स्त्राव, ठीक है, जो पशु के अन्न से निकालता है वही क्या है, दूध है, ठीक है। मतलब स्वच्छ दूध वही होता है, बाकी हम बाद में बनाकर दूध कैसे भी कर सकते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं। दूध में न्यूनतम वसा 3.25% यानी कि 3.25 और SNF 8.5% होना चाहिए। बात करता हूँ मैं राजस्थान में दूध का वैज्ञानिक मान कितना है, तो गाय के दूध में वसा 3.5% और SNF 8.5%, दूध के भैंस के दूध में वसा 6.07% और SNF 9% पाया जाता है, ठीक है। दूध के मुख्य अवयव कौन से, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है हमें ध्यान में कि दूध में जल होता है, दूध में वसा होती है, दूध में प्रोटीन होती है, दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है, दूध में खनिज लवण होता है, किस रूप में होता है, कितना पाया जाता है, उनके बारे में हम जानते हैं। देखो मोस्टली दूध में क्या होता है, पानी होता है। आप खुद समझते हो कि दूध में 80 से 90% पानी होता है, लेकिन दूध का मुख्य अवयव है वो क्या है, पानी है, ठीक है। अन्य अवयवों के वाहक का काम करता है। वाहक का काम भी कैसे करता है मैं अभी बता दूं, जैसे वसा होता है तो फेट होता है, तो वो फेट जमने में कैसे करता है, उनमें भी थोड़ा बहुत पानी होता है ना। हर चीज़ में मतलब वाहक एक ट्रांसफर के रूप में कैसा काम कर सकता है, उनके बारे में बता। वसा में मतलब देखो दूध में जो वसा होती है ना, उसे आप एक तो निलंबन के रूप में बोल सकते हो। दूध में जो वसा होती है सस्पेंशन के रूप में होती है, इमल्शन के रूप में। आपसे क्वेश्चन इससे पूछेगा कि दूध में वसा उपस्थित होती है निलंबन के रूप में या फिर और कोई भी आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए कि दूध में वसा, अच्छा एक तो निलंबन के रूप में, इसे इमल्शन भी बोल सकते हैं, सस्पेंशन भी बोल सकते हैं, यानी कि गोलिका के रूप में उपस्थित। मैंने आपको कल बताया था, ठीक है ना, कौन सी ऐसी मतलब क्या किया जाता है दूध में जो मतलब एक जगह सभी गोलिकाओं को आपस में तोड़ा जाता है, तो उनके बारे में आपको याद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। एक मतलब परिभाषा पढ़ी थी हमने कल, एक मेथड पढ़ा था जिनमें दूध को वसा को जमने से रोकता है, अलग अलग गोलिकाओं को आपस में मिलने से रोकता है, ठीक है। वरना तो दूध एक मलाई के रूप में सब वसा होती है जो ऊपर उठ जाती है, तो उनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। अब देखो 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी, मतलब 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अधिक परिवर्तन, दूध का सबसे अधिक परिवर्तनशील कारक कौन सा है, फैट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दूध में सबसे अधिक परिवर्तनशील कारक है वसा। वसा घुलनशील विटामिन A, D, E, K का अच्छा स्रोत है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करता हूँ मैं प्रोटीन के बारे में। दूध में कोलाइड पाइस के रूप में होता है। 1 ग्राम 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन प्रोटीन होती है वो किसके रूप में होती है, पाइस के रूप में या फिर कोलाइड के रूप में। 3 प्रकार की प्रोटीन होती है दूध में। एक तो होती है केसिन जो 80% दूध में पाई जाती है, और दूध का सफेद रंग होता है वो केसिन के कारण होता है, लिख लेना, दूध का सफेद रंग केसिन के कारण होता है, जबकि दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। बात करता हूँ मैं लैक्टोएल्बुमिन और लैक्टोग्लोबिन के बारे में जो 20% होता है। आपको ध्यान रखना है दूध में जो 100% प्रोटीन होती है उनमें से 80% केसिन पाई जाती है, ठीक है। केसिन में दूध का रंग सफेद करता है, ठीक है। एक होता है लैक्टोएल्बुमिन, एक होता है लैक्टोग्लोबिन, ये दोनों मिलाकर 20% होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से दूध में प्रोटीन उपस्थित होती है, केसिन, लैक्टोएल्बुमिन, लैक्टोग्लोबिन, उपयुक्त सभी। तो होती उपयुक्त सभी है, लेकिन सबसे अधिक बात करूं तो मैं केसिन होती है, केसिन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन हो सकता है दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, तो पाइस या कोलाइडल के रूप में दूध में प्रोटीन पाई जाती है। 1 ग्राम दूध मतलब 1 ग्राम दूध की प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है, ठीक है। बात करता हूँ मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज दुग्धम और दुग्धम शर्करा, दूध का स्वाद मीठा कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है, लैक्टोज दुग्धम, ठीक है। क्वेश्चन से पूछा था JET 2020 में दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो दूध में आपको पता होना चाहिए दूध में लैक्टोज पाया जाता है। अब देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना लैक्टोज मोनोसेकेराइड है, पोलिगोसेकेराइड है या ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, कौन सा प्रकार कार्बोहाइड्रेट का है जो लैक्टोज में आता है। ये चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अगर आपको पता है तो, और पता नहीं है तो जानने की कोशिश करो, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। घोल सॉल्यूशंस विलीन के रूप में उपस्थित, यह कम परिवर्तनशील कारक है। लैक्टोज एक द्विसक्रिय शर्करा जो ग्लूकोज में लैक्टोज से मिलकर बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा कि लैक्टोज निम्न में से है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस माल्टोज, ये चीजें आपसे पूछी जाती है। आपको पता होना चाहिए लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। और भी आप कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करो कि माल्टोज किन किन शर्करा से मिलकर बना होता है। ये चीजें आपको भाई याद होनी चाहिए, सीधी इंपॉर्टेंट चीजें। और ऐसी क्वेश्चंस ICR में 100% पूछे जाते हैं हर बार। कार्बोहाइड्रेट अगर आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे बायोलॉजी में ना, तो यहाँ से बेटा क्वेश्चन टपकेगा, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं है तो
देख लो कहाँ पर आपका लेवल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। बात करता हूँ मैं दूध में विटामिन के बारे में। दूध में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है, मिल्क में विटामिन सी एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध में कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है? दूध में विटामिन सी, क्योंकि आपको पता है बेटा साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड मतलब यार ये तो साइट्रिक एसिड, एसिड का नाम आ गया। एसिड का नाम आते ही दूध क्या होता है? फटने लग जाता है, दूध फटता नहीं है ना, तो इसलिए इसमें विटामिन सी एब्सेंट होता है। क्लियर बात है। कैमल के मिल्क में विटामिन सी प्रेजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैमल के दूध में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। कैमल का दूध किस रोगियों के लिए यूज लेते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं। बात करता हूं मैं विटामिन, वसा विलेय विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी, ई के, और जल विलेय विटामिन बी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स व सी। अब देखो जल विलेय सीधा याद रखो, डब्ल्यू यानी वाटर, बी सी, डब्ल्यू बी सी याद रखो ना, तो आपको याद होगा डब्ल्यू यानी वाटर, बी सी। ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे यार कौन सा जल में विलय था, कौन सा जल में अविलय था, यानी कि कौन सा वसा में। जो वसा मतलब जल में विलय नहीं है वो वसा में विलय है, लेकिन जल में विलय की आपको सीधी ट्रिक याद रखनी, डब्ल्यू बी सी। डब्ल्यू बी सी यानी डब्ल्यू यानी वाटर, बी यानी विटामिन बी, सी यानी विटामिन सी। ये किस में घुलित होता है? जल में। क्लियर है। कॉम्प्लेक्स का मतलब विटामिन बी वन, बी टू, सारे जितने भी विटामिन आती हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक। क्लियर है। खनिज लवण, कैल्शियम व फास्फोरस की अधिक मात्रा पाई जाती है, और फेरस सबसे कम खनिज लवण। फेरस में मतलब ये क्वेश्चन पूछा था जेईटी 2022 में कि फेरस सबसे कम खनिज लवण में उपस्थित। दूध में कौन सा पोषक तत्व अनुपस्थित होता है? ऑप्शन था कैल्शियम, फास्फोरस और फेरस, एक कोई और था। करेक्ट ऑप्शन था फेरस। तो आपको याद होना चाहिए कि दूध में कौन सा खनिज लवण सबसे कम होता है, तो फेरस बिल्कुल नामात्र होता है। दूध में 0.7 से 0.9% तक मिनरल पाए जाते हैं, यानी कि 0.7 से 0.9% तक खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम व फास्फोरस दूध में सबसे अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि कैल्शियम और फास्फोरस की क्या बॉडी में नीड रहती है, क्या जरूरत रहती है। क्लियर है। बात करता हूँ मैं एंजाइम या किण्वक के बारे में। एंजाइम को हिंदी में किण्वक बोलते हैं। दूध में लाइपेज, लैक्टोज, हाइड्रोजिनेज, एमाइलेज, फॉस्फेट, एस्टरेज जैसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। 100 ग्राम गोजाती दूध में 111 से 120 कैल्शियम की सीमा होती है। मतलब 100 ग्राम दूध में, सीधा याद रखना, 100 ग्राम दूध में 111 से या 110 से 120 ग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है। क्लियर बात है। यहाँ तक आपके डाउट के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये टेबल है, कितना आप इंपॉर्टेंट मानोगे? स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको क्या याद रखनी है, एक आपको वसा याद होनी चाहिए, एक आपको प्रोटीन याद होनी चाहिए। अब देखो SNF कितना है, कुल ठोस पदार्थ कितना है, यहाँ से आपको निकालना है। दूध में देखो गाय का दूध पड़ रहा है, ठीक है। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है? 86.61। भैंस के दूध में पानी की मात्रा 82.76। बकरी के दूध में पानी की मात्रा 87% और भेड़ के दूध में 80.71। ऊँटनी के दूध में 87.61 और मनुष्य के दूध में 87.43। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें से क्या है, क्वेश्चंस पूछेगा कि सबसे ज्यादा पानी की मात्रा किस में होती है, कौन सा दूध होता है जिसमें सबसे अधिक पानी पाया जाता है। आप मोस्टली ऊँटनी और मनुष्य का कम ध्यान रखना। गाय का दूध होता है सबसे पतला दूध होता है, बकरी का दूध मान लेते हैं, बकरी का दूध 87। लेकिन आपको याद रखना कि सबसे कम पानी किसके दूध में पाया जाता है, तो भेड़ के दूध में। आप घर वालों को भी पूछोगे ना तो सबसे बता देंगे कि सबसे गाढ़ा दूध किसका होता है, भेड़ का होता है। इसीलिए कुल ठोस पदार्थ, अब मेरी बात को समझो भाई, सिंपल सी बात है, टोटल 100% हो गया, एक ठोस होता है, एक लिक्विड में मान लो भाई। दूध में से 80% 80.71, 100 में से 80.71 पीछे निकाल दो तो पीछे कितने बचेंगे? 19.29%। वो ठोस पदार्थ होता है। ये चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, समझ गए। अब ठोस पदार्थ में से SNF कितना होता है, फैट कितना होता है? 11.39% SNF होता है, 7.90 इसका फैट होता है। अब प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल है, ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन फैट और SNF की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि ठोस पदार्थ में ओनली वसा कितनी है और उनमें भी दूध कितना है। समझ गए ना मेरी बात को। अगर भाई
सीधा दूध में से आप वसा निकाल दोगे तो पीछे एक दूध पानी की तरह लग रहा है, तो वही एसएनएफ है। समझे ना बात को, ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। उसी प्रकार आप गाय का दूध देख लो, गाय का दूध 100 में से इतना निकाल दो, इतना बच जाएगा। यानी कि जो टोटल 100% होता है उनमें से जल कितना पाया जाता है, ठोस पदार्थ कितना होता है। उसके बाद में जितना ठोस पदार्थ होता है उसमें से एसएनएफ कितना होता है, फैट कितना होता है। फिर प्रोटीन आपको सबकी एक एक याद कर लेनी है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है वो भेड़ के दूध में पाई जाती है। भेड़ का दूध सबसे मतलब क्या बताए, फैट भी भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा होती है। या फिर क्वेश्चन पूछा था एक बार कि निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है, तो भेड़ के दूध में। कभी बहस मत कर दे। और क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन है मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, ठीक है। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर पिन करना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक वसा पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नंबर 1 भैंस, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर 2 भेड़, ऑप्शन नंबर 3 गाय, ऑप्शन नंबर 4 भदावरी भैंस। तो करेक्ट आंसर होगा भदावरी भैंस, क्योंकि भदावरी भैंस की नस्ल में मैंने बताया था 12 से 14% तक फैट पाया जाता है, लेकिन भेड़ में फैट की मात्रा कितनी पाई जाती है, 7.90 पाई जाती है। ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो बेटा ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि दूध के भौतिक गुण कौन से, व्हाट इज फिजिकल कैरेक्टर ऑफ मिल्क, दूध के भौतिक गुण क्या है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। सीधी बात है। अब देखो दूध के भौतिक गुण के बारे में मैं बात करूं तो दूध का मतलब दूध में अम्लता होती है वो 0.14 से 0.16 होती है, जो मैंने आपको कल बता दिया है अगर आपको याद होगा तो। दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा 0.10%, पीएच मान होता है 6.4 से 6.6। ये दूध थोड़ा एसिडिक प्रकृति का होता है लेकिन ज़्यादा भी एसिडिक नहीं होता है। ताजे दूध का पीएच होता है वो 6.7 होता है, यानी कि हल्का अम्लीय, हम कह सकते हैं हल्का अम्लीय। लैक्टिक अम्ल याद रखना 0.10% पाया जाता है। ताजे दूध का पीएच 6, ठीक है। विद्युत संचालकता यानी कि इसकी ईसी होती है विद्युत कंडक्टिविटी, तो वो होती है 0.005 महोज, यानी कि विद्युत संचालकता को मापने की इकाई होती है उसको महोज कहते हैं, ठीक है। हिमांक या जमाव बिंदु कितना होता है 0.52 से 0.56 होता है। उबाल बिंदु होता है दूध का, अगर मैंने आप कल क्वेश्चन पूछा किसी ने आंसर नहीं दिया है कि दूध का उबाल बिंदु कितना होता है, मैंने उबाल बिंदु के बारे में नहीं पूछा था, कुछ अलग क्वेश्चन था। आप क्लास देखी किसी ने तो याद करना क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था। उबाल बिंदु है 101 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूध का गाढ़ापन है वो 1.5 से 2.0 सेंटीपाइज होता है। दूध का अपवर्तनांक है वो 1.3440 से 1.3480, यानी कि पानी होता है ना दूध में, वो होता पानी का मतलब दूध का अपवर्तनांक होता है, आपको सीधा याद रखना कि 1.34 और 1.34 और पानी का अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.33। क्लियर है। दूध के दोहन का समय होता है 5 से 7 मिनट। देखो जब कोई मम्मी दूध निकालने जाती है या फिर वाला कोई भी दूध निकालने जाता है तो ऐसे नहीं है वो 1 घंटे तक दूध निकाल, 5-7 मिनट ही दूध में मतलब पवासने का टाइम होता है, यानी कि दूध देने का टाइम होता है, तो उसी टाइम पीरियड में आप दूध निकाल सकते हो। ऐसे नहीं है अभी दूध निकाल के थोड़ा दूध निकाल दिया उसके बाद में फिर वापस आकर दूध, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो पवासने का टाइम होता है 5 से 7 मिनट ही होता है। जब है ना पशु को ऑक्सीटोसिन देते हो, कोई पशु का मतलब बछड़ा मर जाता है, ठीक है, तो वो पवासने के लिए क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाते हैं, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक कारगर साबित रहता है। आपने इंजेक्शन लगा दिया तो 10 मिनट तक पशु पहुंच जाएगा, ठीक है, उसके बाद में पशु नहीं पहुंचेगा, उसके बाद में वो इंजेक्शन किसी काम का नहीं होता है। तो ये है कि दूध का दोहन का समय क्या है, तो 5 से 7 मिनट होता है। दूध पवासने हेतु उत्तरदायी हार्मोन मैंने कल भी बताया था, पहले भी बताया था, ऑक्सीटोसिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। दूध स्त्राव या सरण हेतु मिल्क सिक्रेशंस प्रोलैक्टिन, दूध स्त्राव या सरण हेतु कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन। दूध चढ़ाने या फिर ऐन में रोककर दूध को रखने के लिए एड्रिलिन हार्मोन का प्रयोग है। दूध में गर्मियों के दिनों में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया उत्पन्न होकर आंतों में गैस बनाती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूध का पीला रंग कैरोटीन या लिपिड के कारण होता है। कैरोटीन एक प्रकार का लिपिड है, ठीक है, जिसके कारण दूध का रंग पीला होता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल दूध या सिंथेटिक मिल्क क्या होता है। तो गाय व भैंस से दूध से वसा
वसा निकालकर बचे हुए सेपरेटा दूध में बटर, ऑयल, डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया, कास्टिक सोडा, चौक, चूना आदि मिलाकर बनाया गया दूध है। इसकी हानियां क्या है? कृत्रिम दूध का सेवन करने से कुपोषण हो जाता है, डायरिया हो जाता है, पेचिस हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, गर्भपात होता है, डायरिया होता है, पेट संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। तो इसलिए आपको सिंथेटिक दूध का यूज ना क्या करो, जितना हो सके अपने घर के दूध का यूज क्या करो, और घर का ना हो तो किसी विश्वास पात्र ऐसे आदमी से दूध का सेवन क्या करो या उनसे दूध लिया करो जो मतलब कोई भी दूध में मिलावट ना करे, अच्छे से आपको दूध प्रोवाइड करवाए, उनसे आप दूध लेवे। ठीक है, क्लियर बात है, ये यहाँ तक समझ गए। लेकिन हालांकि आजकल ऐसा मतलब प्रतिबंध चाहे कितना भी लगा दो, देखो यार सब चीज़ें, ये इंडिया है, इंडिया में सब चीज़ें चलती है, ठीक है, लेकिन फिर भी जांचें की जाती है, इन पर रोक लगाने की मतलब पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन ये भाई मानने वाला कौन है? साहब खुद समझदार है, ठीक है। आपको पैसे चाहिए तो पैसों के पीछे कौन नहीं भागना चाहता है। कैंसर की संभावना रहती है क्योंकि दूध को गर्म करने पर खतरनाक रसायन कार्सिनोन का निर्माण होता है। कार्सिनोन होता है वो एक बेटा कैंसर के रूप में, एक कैंसर डिजीज उत्पन्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मतलब बहुत ज़्यादा आगे आता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है कि कैंसर। कार्सिनोन एक आप पढ़ोगे ना कैंसर वाली डिजीज 12th में चैप्टर नंबर 8 पढ़ोगे, उसमें कैंसर पढ़ोगे तो कैंसर में कार्सिनोन क्या होता है वो सब डिटेल से जान लेना, ठीक है। बात करता हूँ मैं, एक तो प्राकृतिक दूध होता है, एक कृत्रिम दूध। एक तो भाई हम सीधे गाय भैंस से दूध निकालते हैं, वो दूध मिल गया, ठीक है, और एक दूध मिलता है कृत्रिम दूध। कृत्रिम दूध देखो सिंपल भाषा में मैंने आपको अभी भी समझा दिया कि कृत्रिम दूध क्या होता है, ठीक है, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि प्राकृतिक दूध क्या होता है। तो अब भाई आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए यार, प्राकृतिक दूध और कृत्रिम रूप में मैंने आपको बता दिया था कि इससे क्या क्या हानियां होने वाली है, क्या क्या नुकसान है, ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि अंतर क्या होता है दोनों में, भाई हानियां होती है या नहीं होती है। तो देखो जो हमारा दूध होता है ना, उनमें तो बहुत अच्छी बेटा सुगंध आती है, सबको पता है दूध की सुगंध कैसे होती है। लेकिन कृत्रिम दूध होता है वो साबुन जैसे सुगंध आती है। स्वाद होता है हमारे वाले दूध का तो बहुत मीठा रुचिकर होता है, वो तीखा और थोड़ा कड़वा होगा। उसके बाद में कमरे के ताप पर हमारा दूध होता है वो हल्का पीला सफ़ेद होता है, वो गहरा नीला पड़ने लग जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है। स्पर्श करने पर हमारे दूध में चिकनापन नहीं होता, लेकिन उसमें चिकनापन होता है। पीएच होता है वो 6.4 से 6.7 होता है, लेकिन उसका पीएच देखोगे ना तो 10.4, क्योंकि उसमें डिटर्जेंट वगैरह ऐसी चीज़ें मिला दी जाती है जिनसे यार पीएच सीधा बढ़ना है ना, आप खुद समझ रहे हो। उसके बाद में यूरिया की मात्रा देखें तो बहुत मतलब इसमें होती है यूरिया 20 से 70 ग्राम उसमें होती है, मतलब 1400 ग्राम तक, ठीक है, मिलीग्राम। शर्करा परीक्षण ऋणात्मक होता है, उसका धनात्मक होता है। और शर्करा परीक्षण के बारे में मैंने आपको अगर पता है तो कल बताया, फिर आगे जाके बता दूंगा, ठीक है, शर्करा परीक्षण आगे बता दूंगा। दूध में मिलावट, ये है हमारे वैसे लैब का काम, लेकिन हमें अगर लैब में भेज देना तो भी आंखें बंद करके सीधे दूध के प्रैक्टिकल करके आ जाना है। तो बेटा देखना कि दूध का प्रैक्टिकल कैसे करना है, दूध का प्रैक्टिकल कैसे होता है, क्या दूध में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊं। अगर आप दूध में यूरिया मिलावट की जांच आपको पता करना है कि दूध में यूरिया मिला हुआ है या नहीं मिला है, कैसे? लैब में जाओगे, ठीक है, तो लैब में जाते ही कौन कौन से मतलब क्या यूज़ करने होते हैं, पीपेट वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो, फ्लास्क वगैरह, ठीक है, फ्लास्क वगैरह ले लिया, उसमें 5 ml दूध दे दिया। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैराडाइल मिथाइल एमीन बेंजीन एल्डिहाइड 5 ml 1.6 ग्राम 2 ml का 5 ml में 2 मतलब आपको 2 ml क्या लेना है, पैराडाइल मिथाइल एमीन बेंजीन एल्डिहाइड, ठीक है। दूध का रंग अगर पीला मिलावटी दूध हल्का पीला शुद्ध, अगर दूध का रंग गहरा पीला बहुत ज़्यादा पीला दिखने लग जाए तो समझ लेना कि दूध में बेटा यूरिया की मिलावट है। और अगर दूध मतलब बहुत आप डेली देखते हो हल्का पीला अगर आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि दूध में यूरिया की मिलावट नहीं है। बहुत ईजी सा प्रैक्टिकल है, कुछ नहीं करना, लैब में जाना, 5 ml दूध, ठीक है, 2 ml आपको क्या लेना है, पैराडाइमिथाइल एमीन बेंजीएल्डिहाइड, जो ज़्यादातर लैब होती है उनमें आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके रिएजेंट वगैरह होते हैं। ये दूध में ग्लूकोज की मिलावट की जांच करनी है तो उनके बारे में दूध क्या करना, 1 ml दूध लेना। उसके बाद में आपको एक लेना बोरफॉइड रसायन आता है 1 ml प्लस उसमें लेना है फास्फोमोलिब्लिक अम्ल 1 ml। दूध का रंग गहरा नीला हो गया तो दूध मिलावटी है, हल्का नीला रंग हुआ तो शुद्ध दूध है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करता हूँ दूध में शुगर मिलावट यानी कि दूध में चीनी मिलावट के लिए क्या करना, 10 ml दूध ले लिया, 1 ml HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, रिसोर्सिनॉल फ्लेक्स
दूध का रंग ईंट के समान लाल तो मिलावटी दूध, और शुद्ध दूध में रंग परिवर्तन नहीं होता। आपने अगर दूध में 10 ml दूध में 1 ml HCl मिलाया तो दूध का अगर रंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ तो दूध प्योर मिल्क है। लेकिन दूध का कलर ईंट जैसा तो लाल दिखने लग जाए, ईंट जैसा रेड मिल जाए, तो समझ लेना कि मिक्सर्ड मिल्क है, क्योंकि इसमें चीनी मिली हुई है। ठीक है, अब उसके बाद में बात करता हूँ मेरा दूध में सोडे की जांच कैसे करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, 5 ml दूध ले लिया, उसके बाद में 5 ml हमें लेना है इथाइल अल्कोहल। क्या लेना है, इथाइल अल्कोहल प्लस रोजेलिक अम्ल की 1 बूंद ले लेनी है। दूध का रंग अगर गुलाबी हुआ तो लाल मिलावट दूध है, और पीलेपन लिए हुए लाल है तो कैसा दूध है, शुद्ध दूध है। ठीक है, दूध में फॉर्मेलिन मिलावट की जांच करने के लिए दूध 3 ml और फेरिक क्लोराइड 1 ml प्लस सांद्र H2SO फॉर 5 ml। हमें बात करनी है कि दूध में फॉर्मेलिन मिलावट की जांच कैसे करनी। फॉर्मेलिन की मिलावट की जांच 3 ml दूध ले लिया, उसके बाद में फेरिक क्लोराइड लेना आपको 1 ml, H2SO फॉर 5 ml। ठीक है, टोटल 9 ml। ठीक है, दूध का अगर बैंगनी रंग तो मिलावटी दूध, कोई रंग नॉट कलरलेस, कलर चेंज हुआ ही नहीं, कलरलेस दूध हुआ या मतलब नॉट इफेक्टेड टू कलर, कलर चेंज नहीं हुआ, कलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो दूध कैसा हुआ, प्योर मिल्क हो गया। क्लियर बात है। ये प्रैक्टिकल अच्छे से पढ़ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो 12th में पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, और वो प्रैक्टिकल करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मिल्क में क्या क्या चीज़ें होती है, हमें क्या क्या ध्यान रखना है। क्लियर है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ दूध में अगर वनस्पतिक तेल की मिलावट की जाए तो कैसे ध्यान में रखना है। करना कुछ नहीं बेटा, 10 ml दूध ले लिया, 1 ml HCl और 1 चम्मच चीनी ले लेनी है। दूध का रंग अगर लाल हो तो मिलावटी दूध है, कोई परिवर्तन नहीं हो तो दूध एकदम प्योर है। क्लियर है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं डिटर्जेंट मिलावट की जांच के लिए दूध 5 ml, उसके बाद में प्रोमिक्रिसोल की 2 बूंद लेनी है। दूध का रंग अगर हल्का नीला हो तो डिटर्जेंट की मिलावट है, और एक्सचेंजेड कलर, कोई कलर में चेंज नहीं हुआ तो दूध क्या है, प्योर दूध है। क्लियर है। उसके बाद में बात करता हूँ दूध में स्टार्च मिलावट की जांच कैसे करनी है। 10 ml दूध ले लिया, उसके बाद में 1% आयोडीन का विलेन लेना है। ठीक है, 1% लेना है। प्रतिशत आप कैसे लेते हो आप खुद को समझ। 10 ml दूध ले लिया, अब आयोडीन विलीन का कोई भी आयोडीन का एक विलीन बना लो, और 1% की 100 मतलब 100 बूंदों का बनाया तो 1 बूंद उनमें से ले लो आयोडीन विलीन की। ठीक है, मान लो आपने 100 ml का बनाया तो 1 ml ले लो, वो आप डिपेंड करता है आप सॉल्यूशन कितना बनाते हो आयोडीन का। ठीक है, उसके बाद में अगर दूध का रंग गहरा नीला हो गया तो उसमें समझ लेना कि दूध है वो मिलावट की गई है, दूध में स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट है। अगर दूध का हल्का भूरा रंग हुआ तो समझ लेना कि दूध का रंग मतलब दूध है वो प्योर मिल्क है। ठीक है, ये थे आपके कुछ प्रैक्टिकल जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी याद रखने के लिए। बाकी तो सबको पता है मावा क्या होता है, इनमें याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो क्लियर हो गई। लेकिन अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि दूध से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं खीस के बारे में। तो खीस की अवधि पशु के ब्याने से 2 से 7 दिन तक होती है। अम्लता होती है वो खीस में 0.2 से 0.4% होती है। पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, और खीस का हिमांक बिंदु होता है वो 0.605 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अपेक्षित घनत्व होता है खीस का वो होता है 1.04 से 1.08। कोलेस्ट्रॉल में विटामिन ए व ग्लूटामिन अधिक पाया जाता है। खीस में फेरस तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क में फेरस तत्व नहीं पाया जाता है, और खीस में फेरस तत्व पाया जाता है। यही क्वेश्चन जेईटी 2022 में पूछा गया था कि खीस में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, फेरस, और दूध में कौन सा तत्व एब्सेंट होता है, तो फेरस तत्व दूध में होता है वो बेटा एब्सेंट होता है। क्लियर है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं दही या कर्ड के बारे में। यह एक किण्वित दूध पदार्थ है जो दूध को 72 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गर्म करने से 21 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा करने से 1 से 3% जामन या स्टार्टर डालकर उचित तापक्रम पर 8 से 10 घंटे के लिए रखा जाता है। दही के अवयव अम्लता 0.75 से 0.95, जामन होता है वो गर्मी में 1%, सर्दी में 3% तक। ठीक है, कर्ड दही कैसे बनता है उनके बारे में खुद समझते, ये तो खुद भी बना लेगो, लेकिन इसमें ये पता होना चाहिए कि एसिडिक की मात्रा कितनी होती है। एक ये बेटा याद रखना कि 21 दूध को गर्म कर दिया, वापस 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को आपको ठंडा करना है, उसके बाद में दूध में आपको जामन लगाना है। दूध में जब उसे 1 से 3% जामन या स्टार्टर डालकर उचित तापमान 8 से 10 घंटे के लिए रख दें। मेरी बात को समझो, आपकी मम्मी है तो दूध दही घर में कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले गाय भैंस को दूध लिया, उसके बाद में दूध को गर्म किया, फिर दूध को एक ऐसे टेम्परेचर तक गर्म करते हैं कि जो एकदम
मतलब वो अपने आप समझ जाती है इस दूध का टेम्परेचर कितना है। ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया उसके बाद में जामुन नहीं लगेगा, तो कभी कभार ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वापस गर्म करना पड़ता है, फिर वापस ठंडा करना, उस टेम्परेचर पर लेके आना चाहिए। ऐसा नहीं है फिर वापस गर्म किया से डाल दिया तो भी जामुन नहीं लगे। इसके लिए बेटा उपयुक्त टेम्परेचर होता है वो होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। रखने के बाद में शाम को मम्मी जब आप सोते हो तो उस टाइम जामुन डाल देती है, जामुन डाल सुबह उठते हो तो उस टाइम आपका दही तैयार हो जाता है, क्योंकि उस टाइम 7 से 8 घंटे का टाइम पीरियड इसको चाहिए। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं जो दूध से दही में कन्वर्ट होते हैं लैक्टोबैसिलस, तो उनको उनका इतना टाइम पीरियड चाहिए, तो इस टाइम पीरियड में वो दही बना देते हैं। ठीक है, दही के अवयव हैं तो उसमें अम्लता होती है 0.75 से 0.95, जामन होता है गर्मी में 1%, सर्दी में 3%। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा जामन देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा टेम्परेचर दूध का ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा टेम्परेचर कम होने के चांस रहते हैं, तो इस टाइम थोड़ा ज़्यादा अगर आप जामन दोगे तो वो आसानी से होता है, वो कर्ड में चेंज होता है। ठीक है, अब देखो दूध में उपयुक्त जीवाणु कौन, स्ट्रेप्टोकोकस है, लैक्टोबैसिलस है, एसिडोफिल्स है, लैक्टोबुल्गेरिस है। लेकिन आपको लैक्टोबैसिलस के बारे में ध्यान रखना, वैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, लैक्टोज है, लैक्टो और एसिडोफिल्स है, लैक्टोबुल्गेरिस है। ठीक है, दही में विटामिन बी एंड सी होता है, दही में कैल्शियम एंड फास्फोरस मतलब अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, स्वीट कर्डिंग हेतु उत्तरदायी जीवाणु है वो बेसिलस सब टिलस होता है। स्वीट कर्डिंग हेतु उत्तरदायी जीवाणु बेसिलस सब टिलस होता है। श्रीखंड उत्पाद दही से बनता है। श्रीखंड देखो यार, कभी कभार आप कोई ये क्या बताऊँ हवन वगैरह ऐसी प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें आप देखते हो कि श्रीखंड वगैरह ऐसे उत्पाद मिलते हैं, या फिर आप कहीं होटल वगैरह जाते हो तो वहाँ भी श्रीखंड के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन वो श्रीखंड बनते किससे बेटा, वो दही से ही तो बनते हैं ना, यही चीज़ है। ठीक है, अब देख लो दही का संगठन क्या होता है। तो संगठन में सबसे पहले बात करता हूँ मैं, दही में पानी कितना होता है, सही सेपरेटा दूध का दही कैसे बनता है, उसमें पानी कितना होता है। एक देखो, एक तो संपूर्ण दूध का दही बनता है, एक सेपरेटा दूध का दही बनता है। ऐसे नहीं है भाई उसमें से वसा निकाल दी तो उसका दही नहीं बनेगा, दही बनेगा, लेकिन कंपैरिजन आप उसके नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें फैट होगा। भाई सेपरेटा दूध होता है उससे क्या करते हैं, फैट वैसे ही बाहर निकाल देते हैं, तो फैट उसमें कहाँ से होगा, तो उसका फैट होता है 0.01 से 0.1%। लेकिन जो प्योर मिल्क होता है उनसे अगर दूध आप दही बनाते हो तो उसकी फैट की मात्रा 5 से 7 होती है। आप गाढ़ा दही जो खाते हो ना, उसमें बेटा फैट की मात्रा होती है, बाकी कभी होटल वाला खा के देखना कि उसमें हालत क्या होती है। ठीक है, तो उसमें देखो अवयव होते हैं, खनिज पदार्थ के रूप में बात करूं तो कैल्शियम फास्फोरस होते हैं, और उसमें दुग्धामल प्रोटीन, ठीक है, संपूर्ण दूध, सेपरेट दूध, ये चीज़ें आपको थोड़ा याद रख लेना। फिर आता है खीस का संगठन, तो खीस में देख लेना कि गाय से खीस बनता है उनमें प्रोटीन 16.41% होती है, भैंस से जो खीस बनता है उसमें जो प्रोटीन होती है वो 21.80 होती है। जो गाय से केसिन, गाय के खीस में केसिन होता है वो 5.08% होता है, भैंस के दूध में केसिन होता है वो 6.70 होता है। ये क्यों होता है, आप देखते हो कि भैंस का दूध होता है वो थोड़ा सफ़ेद ज़्यादा होता है, आप खुद देखते हो, और लेकिन गाय का दूध होता है वो थोड़ा येलो ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, कैरोटीन की मात्रा किस, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एक मैं क्वेश्चन बना देता हूँ कि स्टेटमेंट एक है कि गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। स्टेटमेंट सेकंड, भैंस के दूध में केसिन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण भैंस का दूध सफ़ेद होता है। निम्न में से कौन से कथन सत्य है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बिकॉज आपको याद होना चाहिए कि मैंने बताया था केसिन होता है जिनके कारण मिल्क का कलर है वो वाइट होता है, लेकिन कैरोटीन की वजह से मिल्क का कलर है वो येलो होता है। तो पता है कि भैंस के दूध में केसिन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसमें केसिन ज़्यादा होता है तो उसका कलर होता है वो सफ़ेद ज़्यादा होगा। उसके बाद गाय के दूध में, गाय के दूध में केसिन कम होता है तो उनके कारण थोड़ा कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कैरोटीन क्या करता है, पीला कलर देता है, तो पीला कलर हो जाएगा। ये चीज़ें आपके एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब देखो खीस होता है, गाय के खीस में मिनरल होता है 1.10%, भैंस के दूध में भी मिनरल होता है 1.0। खीस क्या होता है समझ गए ना, अभी पीछे बताया। अब बात करता हूँ मैं क्रीम के बारे में। तो दूध से अलग क्या हुआ, वह भाग जिसमें 20% से अधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। क्रीम के 3 प्रकार होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस बेटा ICR में पूछा गया क्वेश्चन है। 2021 में क्वेश्चंस पूछा गया था, मैचिंग वाला क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा और ये चीज़ें आपको याद है। अरे यार ये तो कुछ नहीं है,
चूर्ण है, चूर्ण चूर्ण कैसे करोगे तब आप पढ़ोगे तब, ठीक है ना, ऐसे चूर्ण नहीं बनने वाला बेटा, इनके लिए बहुत रातों की मेहनत चाहिए। दूध से अलग किया हुआ वह भाग जिसमें 20% से अधिक वसा की मात्रा होती है वही क्रीम होती है। क्रीम आप समझते हो कि क्रीम क्या होती है, ठीक है। तो देखो पतली क्रीम होती है जिसे टेबल क्रीम के नाम से जाना जाता है, उनमें फैट होता है वो 20 से 25% होता है। मध्यम यहाँ व्हिपिंग क्रीम कहते हैं जिसे आप 25 से 45% उसमें फैट होता है। लेकिन गाढ़ी क्रीम या रिच क्रीम होती है उसमें फैट 45% से अधिक फैट होता है। प्लास्टिक क्रीम में 60% से अधिक वसा पाई जाती है। अब देखो क्रीम निकालने की विधियां कौन कौन सी है, किस मेथड से हम दूध से क्रीम को अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं गुरुत्वाकर्षण मेथड्स के बारे में। गुरुत्वाकर्षण मेथड में क्या होता है, एक तो गहरी कढ़ाई विधि होती है, एक होता है उथली कढ़ाई विधि, एक होता है जर्सी क्रीम विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है जर्सी क्रीम विधि। जर्सी क्रीम विधि में दूध में वसा होती है 0.5% होती है। गहरी कढ़ाई होती है उसमें बेटा देखो व्यास होता है उसका 8 से 12 इंच होता है और गहराई होती है 20 इंच होती है। सेपरेटा दूध में वसा होती है 0.5% होती है। उतली कढ़ाई विधि का व्यास होता है वो 18 से 24 इंच और गहराई होती है 4 इंच। सेपरेटा दूध में वसा 1%। आपको याद रखना है जर्सी विधि में दूध में वसा की मात्रा 0.5% होती है। गहरी कढ़ाई विधि होती है उसका व्यास कितना होता है 8 से 12 इंच, गहराई कितनी होती है 20 इंच। सेपरेटा दूध में वसा 0.5%, ठीक है। बात करता हूं मैं अपकेंद्रीय विधि के बारे में, ठीक है, सेंट्रल फ्यूगल मेथड्स के बारे में। तो क्रीम सेपरेटर मशीन द्वारा ये 2 प्रकार की होती है, एक तो हाथ से चलाकर और एक शक्ति चालित मतलब मशीन में लगा दिया करंट से जो भी चलती है जनरेटर किन की सहायता से। तो वो क्या है हाथ से चलाते हो 45 से 50-60 चक्कर आप समझते हो 1 मिनट में इतनी लगती। जो मशीन से चलती है वो प्रति मिनट 2 से 4 हजार चक्कर प्रति मिनट लगा देती है, ठीक है। देखो क्रीम सेपरेटर मशीन का मुख्य अंग होता है हृदय। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रीम सेपरेटर का मुख्य अंग या हृदय कौन सा होता है, तो बावल होता है। बेटा आपको मैं बताऊं कि ये कैसे होता है। एक मशीन होती है ऐसी लगी हुई जिनके बीच में अलग अलग ऐसे मतलब क्या एक हाथ से घुमाने वाली होती है, ठीक है। इनके अलग अलग भाग होते हैं, जैसे स्क्रू हो गया, ऊपर अलग भाग होता है, नीचे अलग भाग होता है, बीच में एक बाउल होता है, ठीक है। उसको हर्ट कहते हैं। जो सारा काम करता है क्रीम से अलग करने का वो बाउल ही करता है, क्योंकि सारे कनेक्टेड पार्ट होते हैं वो बाउल से कनेक्ट रहते हैं, इसलिए उसे हर्ट कहते हैं। हमारा हर्ट चलता है तो हमारी बॉडी चलती है। उसी प्रकार अगर इस मशीन का बाउल चलेगा ना तो भी ये पूरी मशीन चलेगी, इसलिए इसे कहते हैं क्रीम सेपरेटर मशीन का हार्ट या फिर उसे अंग या हृदय कहते हैं। किसे कहते हैं, बाउल मशीन को कहते हैं। क्रीम स्क्रू क्रीम की प्रकृति या गाढ़ापन हेतु उत्तरदायी माना जाता है। क्रीम निकालने हेतु दूध का तापमान 30 से 37 डिग्री होना चाहिए। सेपरेटर दूध में वसा 0.1% से अधिक होनी चाहिए और क्रीम का अपेक्षित घनत्व है 0.93% होना चाहिए। क्लियर है। बात करता हूँ मैं बेटा मक्खन या बटर के बारे में। तो वसा होती है मक्खन में, आप सबको पता है 80% से अधिक होती है। अरे भाई घी होता है उनमें प्योर वसा ही होती है। ऐसे ना 20% से कम होता है। जल होता है वो 16% से कम होता है। बात ठीक है। घी वह दूध पदार्थ जिसमें 99 देखो अब आपको थोड़ा माइंड में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज डिफरेंट ऑफ बटर एंड घी। बटर बेटा वो चीज़ होती है, मक्खन वो चीज़ होती है जैसे भाई हम क्या कहते हैं बिलोना कर लिया या दही से, उनके बाद में उसमें थोड़ा छाछ वगैरह होता है ना, गर्म करते हैं तो छाछ को अलग छान लेते हैं। वो चीज़ क्या होती है मक्खन होता है। मक्खन आप समझते हो, ठीक है। जैसे भाई बिलोना कर रहे हैं उनमें प्योर दही डाल दिया, ठीक है, दही को आपस में मिलो दिया, उसके बाद में ये कैसे मक्खन बाहर आ जाता है। मक्खन को थोड़ा गर्म करोगे ना तो उसकी छाछ है वो अलग आ जाएगा, पानी है वो ऊपर उठ जाएगा, फिर कचरा है उसको छान लेंगे, फिर पीछे क्या बचेगा, घी बचेगा, ठीक है। और घी में आपको पता है ओनली फैट ही होता है। 1% दूसरी चीज़ें हो सकती है, लेकिन 99% से ऊपर जो प्योर घी होता है उनमें फैट की मात्रा होती है। लेकिन जो थोड़ा कोई बना कर देते हो तो उसमें फैट की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए तो घी इतना महंगा बनता है। बेटा फैट की आज क्या वैल्यू आप खुद समझते हैं, ठीक है। वह दुग्ध पदार्थ जिसमें 99% से अधिक वसा पाई जाती है एवं सामान्य तापक्रम पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड एवं तरल अर्धतरल अवस्था में पाया जाता है कणदार पदार्थ है, ठीक है। भारत में कुल दूध का 28 से 30% घी बनाने में उपयोग किया जाता है। घी में पाए जाने वाली वसा में अनेक वसे अम्ल जैसे ट्राइग्लिसराइड से मिलकर बनी होती है। वसा बहुत सारी ट्राइग्लिसराइड डाइग्लिसराइड ये, ठीक है, जो आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ते हो बायोलॉजी में उसमें अच्छे से पढ़ते हो। घी में उपस्थित फास्फोलिपिड मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करते हैं।
ठीक है। घी में विटामिन ए बहुत अधिक पाया जाता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। घी के अधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें हार्ट संबंधित डिजीज की संभावना अधिक रहती है। घी का बहुत अधिक भी सेवन नहीं करना चाहिए, इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि फैट बढ़ने पर ये हार्ट से संबंधित जितनी भी डिजीज होती हैं उनके बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। घी का साबुनीकरण या सेफोनिकेशन मान होता है वो 222 से 206, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। घी का साबुनीकरण या सेफोनिकेशन मान होता है वो 222 से 226। ये क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, कहीं पूछा गया क्वेश्चन से। क्रीम से घी बनाने के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है 110 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। घी को कम तापमान या 0 डिग्री पर मतलब संग्रहित करना चाहिए। उस तापमान पर घी को संग्रहित करना चाहिए जिस टाइम ना तो ज़्यादा सर्दी होगी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा लोगे आप तो मतलब बहुत ज़्यादा बॉल वगैरह उसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, जीवाणु वगैरह आपस में आक्रमण करने की ताकत रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड घी को संग्रहित कर लेते हैं, क्योंकि घी लंबे टाइम तक हम यूज ले सकते हैं। बात करता हूँ मैं भंडारण हेतु कांच में एल्यूमिनियम व टिन के बर्तन उपयोगी हैं। घी में नमी की मात्रा 0.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। घी में अधिक नमी होने पर मछली जैसी गंध आती है। ये बात याद रखना आपको कि भंडारण हेतु या तो कांच की बोतल आप यूज कर सकते हो या एल्यूमिनियम टिन के बर्तन का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन प्लास्टिक की जितनी हो सके उतनी चीज़ों को कम यूज किया करो, ठीक है। घी में नमी की मात्रा, क्योंकि उसमें घी आपस में सुगंध देने लग जाता है। घी में नमी की मात्रा 0.5% अधिक नहीं होनी चाहिए। नमी अधिक होगी तो आपको क्या पता मछली जैसी गंध आने लग जाती है, ठीक है। जो मछली खाते हैं उनको पता है कि मछली की गंध कैसे होती है, ठीक है। तो नमी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम मछली नहीं खाते ना, वी आर वेजिटेरियन। घी में सुगंध डाइएसिटेल के कारण, घी में दुर्गंध एक्रोलीन के कारण, घी में खटास का कारण O2 की उपस्थिति में संग्रहित करने पर, शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का परीक्षण जिसे बॉर्डिन परीक्षण कहते हैं। घी में वनस्पति तेल, बहुत इंपॉर्टेंट, घी में वनस्पति तेल की मिलावट का अगर आप परीक्षण कर रहे हो तो उस टेस्ट को कहते हैं निकिल टेस्ट। ये चीज़ आपको याद है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। घी में वनस्पति तेल की मिलावट का परीक्षण करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, निकिल टेस्ट। शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का परीक्षण करने के लिए बॉर्डिन टेस्ट किया जाता है। घी में खटास का कारण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संग्रहित करना। और अगर घी में ऑक्सीजन, घी मतलब आपको लगता नहीं कभी कभार घी खट्टा लग रहा है, तो उसका रीजन है कि घी में आपने ऑक्सीजन की मात्रा है वो अधिक रख दी, जिसके कारण होता है, ठीक है। घी में सुगंध है वो डाइएसिटेल के कारण होती है, क्लियर है। अब बात करते हैं घी का संगठन। घी का संगठन क्या है, तो देखो घी का अवयव होता है, गाय का घी होता है उनमें वसा होती है वो 99.0% से अधिक होती है। भैंस का घी होता है उनमें भी वसा होती है वो 99 से अधिक होती है। नमी होती है 0.5% से कम होती है, ठीक है, दोनों में ही। और स्वतंत्र वसा होती है 0.5 से 0.5% दोनों में, ठीक है। अब बात करते हैं छेना। छेना क्या होता है, जैसे वगैरह भाई रसगुल्ले वगैरह, ठीक है, ये प्रोडक्ट तैयार करते हो ना, तो वही छेना है, ठीक है। गर्म दूध में अम्ल डालकर दूध को फाड़कर तैयार किया गया, जैसे अम्ल में लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल डाल दे। गाय के पूर्ण उत्पाद में वसा का 4%। दूध फाड़ने की प्रक्रिया 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पूरी की जाती है, जिसका टेम्परेचर 82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। छेने का उत्पाद गाय से 14% और भैंस से 20%। देखो छेने का संगठन क्या है, छेने में पानी होता है 53.4%। भैंस के छेना बनाते हैं उससे 51.5% उसमें पानी होता है, वसा होती है भैंस में हमेशा अधिक होती है, ठीक है, 29.6, और गाय में होती है 24.7। दुग्धम होता है उसमें 2.2%, लैक्टोज कहते हैं जिसे, ठीक है। 2.4% भैंस का होता है, क्योंकि भैंस का थोड़ा मीठा बनता है ना उसके। प्रोटीन होता है 17.6%, किसका होता है, गाय का, और भैंस का होता है 14.6%। उसके बाद में बात करता हूँ मिनरल होता है 2.1% गाय के छेने में होता है, और भैंस के छेने में मिनरल होता है 1.9% होता है। आप समझे होंगे, आपको मैंने बताया छेना छेना छेना, छेने का उत्पाद। गाय से अगर आप छेना बनाते हो तो 14%। मेरी बात को समझो, कैसे आप बना रहे हो रसगुल्ले, आपने कभी देखा होगा कि रसगुल्ले दूध से बनते हैं, ठीक है, दूध से बनते हैं, क्या करते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 लीटर दूध लिया भैंस का, एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध लिया, एक कढ़ाई में गाय का, दोनों का दूध ले लिया। एक एग्जाम्पल के रूप में मान लेना कि 1 लीटर बनते नहीं है, वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल के, 1 लीटर गाय का दूध होता है
उनसे 20 रसगुल्ले बन गए, सॉरी भैंस के दूध से 20 रसगुल्ले बन गए और गाय के दूध से 14 रसगुल्ले बन गए। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भैंस के दूध में छेने का जो प्रोडक्ट बनता है वो 20% होता है और गाय का जो प्रोडक्ट होता है वो 14% होता है। ठीक है, अब देखो ये छेना, ये मावा वगैरह ऐसी चीज़ें जो दूध से बनाई जाती है, दूध को फाड़कर बनाई जाती है, वो चीज़ें बनाने के लिए उसे ही छेना कहते हैं। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन में अगर आप क्वेश्चन पूछे तो आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, बात करता हूँ मैं पनीर के बारे में। पनीर क्या होता है, सब नाम लेते हैं, मुंह में किसी का पानी स्टार्ट हो गया। वह दुग्ध पदार्थ जो दुग्ध जमने या स्कंदन के पश्चात दुग्ध जल से निकालने से जो प्राप्त होता है, देखो समझो बात को, वह दुग्ध पदार्थ जो दूध जमने या स्कंदन के पश्चात दुग्ध जल मतलब जल निकाल दो, दूध जमने के बाद में स्कंदन हो गया दूध से, यार कैसे समझाऊं, दूध कढ़ाई में कढ़ाते जाओ मतलब उसका पानी पूरा निकाल दो और उसके बाद में जो स्कंदन जो पदार्थ जमता है ना, उससे जो हम तैयार करते हैं वही पनीर होता है। ठीक है, पनीर में रेनेट एंजाइम उपयुक्त है। पनीर बनाने के लिए उसमें कुछ एंजाइम डालने पड़ेंगे जिससे बेटा पनीर आपका अलग अलग बटियों में बंट जाएगा। ठीक है, तो पनीर बनाने हेतु भैंस का दूध उपयोगी है क्योंकि भैंस के दूध में थोड़ी फैट ज़्यादा पाई जाती है और जिसमें फैट ज़्यादा होती है वो थोड़ा दूध होता है वो ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। क्लियर है, उसके बाद में देखो पनीर का संगठन होता है, उनमें जल होता है वो बेटा 34 से 36%, फैट होता है 35 से 37%, प्रोटीन होता है वो 24 से 26%, खनिज होता है वो 3 से 4%। ठीक है, बात करता हूँ खोवा या मावा के बारे में। तो दूध के जल को तीव्र वाष्पीकरण द्वारा निकालकर आंशिक रूप से सुखाया गया पदार्थ, यह एक आंशिक शोषित शुष्क डिहाइड्रेट्स पदार्थ है। भैंस का मावा उत्तम गुणवत्ता का होता है। ठीक है, खोवा या मावा पढ़ रहे हैं तो समझ गए कि खोवा या मावा क्या होता है। मावा लेते ही किसी का तो मुंह पता नहीं क्या क्या चल रहा है। दूध में जल, देखो सबसे पहले मावे को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कभी बनाने का काम भी पड़ जाए, ये मैंने ये प्रैक्टिकल किए थे। जब मैं ये पढ़ता था ना तो मैंने सोचा यार ये पढ़ता तो मन कर लेता कि मैं प्रैक्टिकल बना कर देखूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने प्रैक्टिकल भी कर रखे हैं अलग से। पर्सनल किसी को बताना मत, घर वालों को बताओगे तो आपको दूध बर्बाद करने के लिए नहीं देगी। ठीक है, पनीर का संगठन क्या होता है, जिसमें जल होता है 34 से 36%, ये तो हो गया। पनीर में प्रोटीन होती है, ये इंपॉर्टेंट, पनीर में प्रोटीन की मात्रा 24 से 26% होती है, लेकिन पनीर में फैट की मात्रा बेटा 35 से 37% तक होती है। बात करता हूँ मैं खोवा या मावा के बारे में। दूध के जल को तीव्र वाष्पीकरण द्वारा निकालकर आंशिक रूप से सुखाया गया पदार्थ क्या होता है, खोवा या मावा होता है। आप खुद समझते हो कि दूध में एक थोड़ा सुखाने के बाद में एक जो पदार्थ बनता है वही मावा। ये एक आंशिक शोष के डिहाइड्रेट पदार्थ है। भैंस का मावा उत्तम गुणवत्ता का होता है। संग्रहित करने हेतु तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। खोवे में चीनी मिलाने में उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। खोवा बनाने के लिए प्लेटों की गति शुद्ध 40 आरपीएम पर होती है, अंतिम समय में 150 आरपीएम पर होती है। कुछ मशीनों से बनाते हैं, कुछ जो खुरपा वगैरह हम जो मतलब उसमें हिलाते हैं ना कढ़ाई में, वही आरपीएम बनाते हैं। आरपीएम कुछ मशीनों से बनाते हैं तो उसका आरपीएम होता है स्टार्ट से। तो हम भाई खुरपा होते हैं वो अच्छे धीरे धीरे हिलाते हैं। एक दूध दे लो, इसके समझो सीधी बात को, खोआ बना रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, खोआ बना रहे हैं, कढ़ाई में दूध डाल दिया, ठीक है ना, तो दूध को गर्म करते रहे। पहले तो धीरे धीरे चम्मच को मतलब 40 आरपीएम तक घुमा रहे। उसके बाद में जैसे भी दूध मतलब नीचे जाने लगेगा तो हमें डर रहेगा कि नहीं कढ़ाई के कहीं दूध चिपक ना जाए, मावा खराब ना, उसके लिए स्पीड बढ़ा दी जाए। वही है कि अंतिम रूप में खोआ बनाने में प्लेटों की स्पीड होती है वो 150 आरपीएम तक कर दी जाती है। ठीक है, अब खोए का उत्पादन क्या होता है, गाय से खोआ बनता है वो 18 से 20% खोए का उत्पाद होता है। भैंस से जो खोआ बनता है वो 20 से 23% होता है, और जो मिश्रित दूध से खोआ बनता है वो 20 से 21% तक होता है। क्लियर बात है। अब देखो मावे में जल की मात्रा होती है 25 से 28% होती है। ठोस पदार्थ होता है मावे में 70 से 75% होता है। वसा होती है मावे में वो 20% तक होती है। ठीक है, अब देखो खोए का संगठन, नमी होती है गाय के भैंस में देख सकते हो कि गाय से जो खोआ बनाते हैं उसमें नमी की मात्रा 26.5%, भैंस में 19.5%, वसा होती है गाय की 26.0%, भैंस की 37.0%, प्रोटीन होती है गाय में 19.0%, भैंस में होती है 17.7%, लैक्टोज होता है गाय के दूध में 26.0%, भैंस में होता है 22.0%, राख परसेंटेज होता है 3.5%, भैंस में दूध में 3.5%, लोहा होता है
मतलब 39 ppm, और भैंस के दूध में जो खोआ बनाते हैं उसका लोहा होता है 125 ppm का। ठीक है, कोई कढ़ाई वगैरह में बनाओगे तो फिर इसकी मात्रा तो आनी है। नोट, चक्का, श्रीखंड, दही, लस्सी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से तैयार किण्वित डेयरी उत्पाद हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन मैं दूंगा उस टाइम आपको इससे थोड़ा आइडिया ज़्यादा होगा, लेकिन ध्यान रखना कि चक्का है, श्रीखंड है, दही है, लस्सी है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से तैयार किए गए किण्वित डेयरी पदार्थ होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब देखो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि चिलिंग सेंटर पर दूध की ग्रेटिंग कैसे की जाती है। तो ताप होता है चिलिंग सेंटर पर, दूध की अलग अलग ग्रेटिंग की जाती है, उस टाइम 5 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान रखा जाता है। तलछट होता 10 रखा जाता है, गंध होती 45, 30 MBR प्रीवेल 45, पात्र 5 होता है। ये चिलिंग सेंटर में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट थोड़ी चीज़ें छोड़ दी उसको। सल्फ निकालने और पीएच का स्थिरीकरण हेतु तो स्थिरीकरण के लिए नाइट्रिक अम्ल सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला। ठीक है, सल्फ निकालने और पीएच स्थिरीकरण के लिए नाइट्रिक अम्ल सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला धुलाई। ठीक है, दूध प्रस्तर हटाने के लिए अम्ल का उपयोग किया जाता है। दूध प्रस्तर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ दूध होगा वो जम गया होगा तो वो मिल्क एसिड वगैरह डालते हैं तो उनसे हट जाते हैं। ठीक है, सो ये आपके लेक्चर थे एनिमल हस्बेंड्री के, अच्छे से क्लियर हो गए। और भी आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं हमेशा आपके लिए साथ हूँ, चाहे आप रात को 12 बजे 1 बजे किसी टाइम मेरे को कॉल कर देना, मैं हमेशा आपके लिए साथ हूँ। पहले भी था, अब भी हूँ, आगे भी रहूँगा, क्योंकि किसानों के लिए और कृषि योद्धाओं के लिए हमारा करना धर्म है। कसम खा रखी है कि कृषि योद्धाओं के लिए हमेशा मैं 24 घंटे ऋण में हूँ, चाहे आप कुछ भी करें, कुछ भी कर दें, लेकिन मैं हमेशा आपका साथ देने वाला हूँ। आप अपनी अच्छी मेहनत करते रहिए। जिस प्रकार अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उनमें जाने तक मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। देखो भाई, पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा, मेरे से जो हेल्प आपको देनी है वो मैं आपको हेल्प दे रहा हूँ। और भी कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमी पेश करें, क्योंकि जब आप कमी हमारी निकालोगे तो हमें भी कुछ और करने के लिए मिलेगा, कुछ हम भी सीखेंगे कि हमें क्या कमी है, हमें और क्या करने की ज़रूरत है। सो अगर कोई डाउट हो तो आप आराम से बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक नई क्लास में नए जोश के साथ में। अब हम पढ़ेंगे, देखो एक बात मैं सबको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कुछ दिनों में मैं लाइव स्ट्रीम लेके आ रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ बच्चे पार्टिसिपेट करना। 1-1.5 घंटे का लाइव स्ट्रीम रखेंगे जिसमें आपके सारे ICR, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में आगे क्या करना, जितने भी आपके डाउट हैं वहाँ मैं आपके सॉल्व आउट कर दूंगा। किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे एक नई क्लास में नए जोश जुनून के साथ में, और एग्रोनॉमी लेके आएंगे। एनिमल हस्बेंड्री का अच्छे से मैंने पोर्शन क्लियर करवा दिया। अब एक ऐसी क्लास होगी जो आपकी रामबाण क्लास होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जो और एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। बेसिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट करूंगा, पहले बेसिक एग्रीकल्चर 4 से 5 क्लास में करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपकी स्टार्ट करूंगा एग्रोनॉमी। बेसिक एग्रीकल्चर में क्या क्या कौन से एग्रीकल्चर के स्कोप हैं उनके बारे में, एग्रीकल्चर में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कब बने, कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ है, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या है, वो तो वो सारी चीज़ें हैं वो मैं 5 से 6 क्लासें बेसिक एग्रीकल्चर की लूँगा, तो उनमें आपकी कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर अब बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री भी मैं क्लासें लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे नई क्लास में नई जोश के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।